हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाले हैं। वो भी चैप्टर नंबर आपका जो है चौथे नंबर का। तो गाइस आज की लेक्चर में हम उन सवालों को बात करेंगे जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने बात नहीं किया था। तो उन आज की जो सवालें हैं वो बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। भाई लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार जितने प्यारे विद्यार्थियों हैं वो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग 8 नंबर तक एनसीईआरटी का जो 8वां सवाल है वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज 9वां सवाल स्टार्ट करेंगे। आखिर 9वां सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्रीन पर 9वां प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए हम भी उसको पढ़ लेते हैं। 9वां नंबर क्या कर रहा है। एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है और इसमें 20 फेरे हैं तथा 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। इतनी सारी जो एक कथाएं दी गई हैं, सारी कथाओं को आप जरूर एक बार पुनः से पढ़िएगा जिससे कि आपको समझ में आए क्या क्या दिया गया, क्या क्या डेटा दिया गया, क्या क्या आपसे पूछ रहा है। यदि आप सवाल पढ़ने के बाद उसके डेटा निकाल लेते हैं तो न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। आप लोग कहते हैं ना कि सर आप डेटा बना के दे दीजिए मैं न्यूमेरिकल लगा लूंगा। अरे भाई उसको तो आप इकट्ठा तो करो, इकट्ठा करना आसान होता है। चलो ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन पढ़ते हैं फिर से। एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेमी। अब बता दो, इनको मीटर में चेंज कर दो। इन्हें मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10 - 2 हो जाएगा। ये मीटर में होगा। चाहो तो आप लिखना चाहो तो 2 में से 1 घट जाएंगे, बराबर 10 - 1 मीटर हो गया। ठीक, वर्ग की भुजा 10 - 1 मीटर हो गया। आगे कर रहा है, इसमें फेरों की संख्या 20 है। अभी आपको चित्र भी समझाएंगे, टेंशन ना लीजिए। फेरों की संख्या कितनी है? 20। फेरों की संख्या कितनी है? 20, अर्थात एन की वैल्यू 20 दी गई है। इसमें 12 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 12 एम्पीयर की कितनी धारा? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I = 12 एम्पीयर दिया गया। कितना दिया गया है? 12 एम्पीयर दिया गया। फिर उसके बाद अगर कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थात जो B है, चुंबकीय क्षेत्र को B से व्यक्त करते हैं ना, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.80 टेस्ला। ठीक, यह टेस्ला को हम लोग किसी में नहीं बदलना है, बल्कि करा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 अंश का कोण बनाता है। थीटा बराबर कितना है? 30 अंश है। तो करा लगने वाला बलागुण यानी कुंडली पे लगने वाला टाउ ज्ञात करना है। तो ये आपको डेटाएं दी गई हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करा है कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है। ये चलिए डायग्राम बना देते हैं आपको, जिससे कि सारा सवाल एकदम चलचित्र के रूप में एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये कोई चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक, अब इसमें जो आपकी कुंडली है, वर्गाकार कुंडली है जो 20 फेरों से मिलकर बनी है, वो वर्गाकार कुंडली ऐसे ऊर्ध्वाधर इसमें क्या की गई है? लटकाई गई है। जो वर्गाकार कुंडली है इसमें क्या कर दी गई? लटका दी गई है। तो वो कुछ इस प्रकार लटकाई गई है, ऐसे करके। ठीक, फिलहाल ये कोई भुजाएं बड़ी और छोटी हो गई हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है, जिससे आपको लगे कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। भाई ये वर्ग जो है
ये 20 फेरों से मिलकर बनी है, एक नहीं, ऐसे 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 करके 20 फेरे हैं, ऐसे ऐसे करके कितने हैं, 20 फेरे हैं। तो 20 फेरों से बनी हुई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाई गई है, जो कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का। कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का बनाती है। तो आपको पता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है, तो उस कुंडली पे एक बल लगता है, उस बल के कारण इस पे बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो जो वही बलाघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वही आपको ज्ञात करना है। तो आइए आसानी से ज्ञात करेंगे। तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक, टाउ, टाउ इक्वल टू फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। जहां ए क्षेत्रफल होता है, जहां ए आपका क्या होता है गाइस, क्षेत्रफल होता है, और बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। बी को तो जान ही रहे हैं, थीटा जो है कोण है, और एन फेरे हैं, आई धारा है। तो चलिए मान रखते हैं एन की वैल्यू कितनी है, 20 है। देखिए फेरों की संख्या 20 है, आई कितना है, 12 एम्पियर है। अब आपको ये तो पता ही नहीं है ए किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है ना, तो निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ये तो बचपन में ही आपने पढ़ा होगा ना। अब भुजा कितना है भाई, 10⁻⁻1 है, तो 10⁻⁻1 का वर्ग कर देंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो रखिए 10⁻⁻2, यहाँ भी ए का मान है 10⁻⁻2, या तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10⁻²। ये पावर जो माइनस में था बटे में कर दिए, पावर प्लस हो गया। इसे आप भाग दे दीजिए, 1/ क्या हो जाएगा, 100 भाग देंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये चीज़ रखते हैं। क्षेत्रफल का मान कितना आया, 0.01 गुणे बी की वैल्यू कितना है, 0.80, कितना है, 0.80 है। फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है, 30 अंश है। चलिए मान रखते हैं सबका एक बार पुनः। अब ये देखिए, ये आपको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 100 लग जाएंगे। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 लग जाएगा, ठीक। चलिए 20 गुणे कितना है, अगला स्टेप लिखते हैं। 20 गुणे कितना है भाई, 12 है, गुणे 1 है, क्योंकि आगे की जीरो कोई मतलब नहीं होता। वहाँ गुणे कितना है, 80 है। वहाँ साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2। और नीचे कितना पड़ा है भाई, 100 गुणे 100 पड़ा है। चलिए ये 0 से 0 कट गए, 2 1 के 2, 2 चौके 8 कट गया, 4 1 के 4, 25 चौके 100 कट गए ना। फिर उसके बाद देखिएगा 5 5 25, 5 चौके 20, ये कट गया। अब आपके सामने क्या पड़ा है, देखिए ये भी कट जा रहे हैं, 6 दूनी 12 और यहाँ 5 दूनी 10, ये पड़े हैं। अब आपके सामने कुछ नहीं, 4 छंगे 24, 4 छंगे 24 और 5 5 25। तो 24 से 25 में आपको क्या करना, भाग देना। तो लगभग 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो एक बार हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। इतना तो आप डिवाइड कर ही सकते हो गाइज। जीरो 0.96 कितना आएगा, 0.96। ये आपका बल लगेगा, कितना लगेगा, ये आपका क्या होगा, बल लगेगा, न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार गाइस आपका जो ये 9वां नंबर है वो कंप्लीट होता है। आपको यदि कहीं भी किसी भी इस सवाल में कहीं डाउट रह गया होगा, आपके डाउट नहीं क्लियर हुए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा यार। आप कमेंट करेंगे तभी तो जानेंगे ना कि आपको क्या समस्याएं हैं, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि क्लियर है तो कोई बात नहीं है। अब हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 10 की बात करने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। 10 आपसे क्या करा, आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिखाई पड़ रहा होगा भाई। थोड़ा सा डेटाएं ज़्यादा अलग अलग दिया गया है, आपको देखकर डरना नहीं है, कहीं भी नहीं डरना है। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं
वो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। हमने इसको थ्योरी क्लास में आपको पढ़ा के रखा है गाइस। यदि आप वहाँ पर नहीं लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप उसको जाके लेक्चर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं उसके लिए व्यंजक लिखता हूँ। किसी भी चल कुंडली धारा मापी के लिए जो धारा सुग्राहिता होती है उसके लिए व्यंजक क्या होता है, और जो वोल्टेज सुग्राहिता होती है उसके लिए क्या व्यंजक होता है। हम इसके लिए आपका व्यंजक लिख देते हैं। धारा सुग्राहिता को IS और वोल्टेज सुग्राहिता को क्या होता है, VS। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ NB, उसके बाद क्या होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, NBA/K, NBA/K। N क्या होता है, फेरों की संख्या होता है। B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और A क्या है, फील्ड है, क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। A क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और K क्या है, स्प्रिंग नियतांक है, जो गैल्वनो कुंडली में जो गैल्वनो कुंजी लगा रहता है उसका नियतांक, स्प्रिंग समझ लीजिए, स्प्रिंग नियतांक है। और वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टेज सुग्राहिता में केवल ये होता है, वोल्टेज सुग्राहिता I इंटू V बराबर कितना होता है, I इंटू R ना, तो ये होता है, देखिएगा क्या हो जाएगा, NBA/, क्या हो जाता है, KR। तो वोल्टेज सुग्राहिता के लिए व्यंजक वो होता है, और धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक वो होता है। उन्हीं फार्मूले पर ये पूरा के पूरे सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आपने उसको पढ़ा है। तो चलिए हमने उसको डेटा लिखते हैं। क्या करा कि दो चल कुंडली मीटर हैं, एक M1 है, एक M2 है, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं। जिनके विवरण क्या दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। आपको इसका क्या ज्ञात करना, धारा सुग्राहिता ज्ञात करना और वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात करना। धारा सुग्राहिता नहीं ज्ञात करना है, दोनों कुंडलियों के धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात करना। तो गाइज आइए डेटा लिखते हैं। 1 मिनट आपका समय लेंगे बस, उसके बाद हम लोग तुरंत सवाल की तरफ चलेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, ठीक। उसके बाद N1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। N1 की वैल्यू कितनी है, 30 है। ये जान लीजिए M1 कुंडली के लिए लिख दे रहे हैं, M1 चल कुंडली के लिए ना, M1 चल कुंडली के लिए ये जो आपको डेटा दे रहे हैं ये सारे डेटा M1 चल कुंडली के लिए है, ठीक। उसके बाद A1 की वैल्यू कितनी है, 3.6 गुणे, A1 की वैल्यू है 3.6 गुणे 10 घाते -3 मीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद B1 की वैल्यू दी गई है, B1 की वैल्यू दी गई है 0.25 टेस्ला है, ठीक। अब हम बात करते हैं M2 चल कुंडली के लिए। किसकी बात करते हैं, M2 चल कुंडली के लिए जो डेटा आपको दिया गया है वो डेटा हम नोट करते हैं ना। तो R1 की यहाँ R2 की वैल्यू कितनी है, तो M2 चल कुंडली का जो प्रतिरोध R2 है उसकी वैल्यू आपको दी गई है भाई 14 ओम दिया गया। कितना दिया गया है, 14 ओम दिया गया है। फिर N2 कितना दिया गया है, फेरों की संख्या कितनी है भाई, 42 है। कितना है, 42 है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इसका है 1.8 गुणे 10 घाते -3 मीटर स्क्वायर। और इसका जो B2 है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र वो 0.50 टेस्ला है ना। आपका रहा है कि दोनों का स्प्रिंग नियतांक समान है। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, दोनों के स्प्रिंग नियतांक समान है। अब आपसे इसमें पूछा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों चल कुंडलियों के धारा सुग्राहिता का अनुपात क्या है। तो चलिए सबसे पहला सवाल लगाते हैं। दोनों चल कुंडली के लिए धारा सुग्राहिता का अनुपात, धारा सुग्राहिता का अनुपात, धारा सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो जो दूसरे कुंडली की धारा है
उसे हम पहले कुंडली के धारा से भाग दे देंगे। तो दूसरे कुंडली की धारा सुग्राहिता है IS2 और पहले कुंडली की है IS1। IS2 का फार्मूला हम उससे बनाए तो क्या हो जाएगा, जहाँ N है वहाँ N2 हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ B2 हो जाएगा, जहाँ A है वहाँ A2 हो जाएगा, और जहाँ K है वहाँ K ही रखते हैं क्योंकि दोनों का स्प्रिंग नियतांक समान है। फिर उसके बाद IS1, तो IS1 कितना है, IS1 के लिए फार्मूला बनाएंगे तो जहाँ N है वहाँ N1, जहाँ B है वहाँ B1, जहाँ A है वहाँ A1 बटे क्या K हम लोग इसलिए नहीं बदले हैं क्योंकि स्प्रिंग नियतांक समान है। तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास व्यंजक क्या मिलेगा गाइज, N2 B2 A2 बटे N1 B1 A1। चलिए व्यंजक रखते हैं, सबका डेटा रखते हैं। आपको देखिए गाइज N2 इक्वल टू कितना है, 42 है, और B2 इक्वल टू कितना है, 0.50 है। फिर उसके बाद A2 कितना है, A2 आपका कितना है, 1.8 गुणे 10 घाते -3 है। फिर उसके बाद N1 कितना है, N1 आपका 30 है। उसके बाद आपका B1 कितना है गाइस, B1 इक्वल टू 0.25 है, गुणे A1 कितना है, 3.6 गुणे 10 घाते -3। तो गाइस आइए हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप देख रहे हैं तो 18 1 18, 18 दूनी 36, पॉइंट से कट जाएगा। 10 घाते -3 से 10 घाते -3 कैंसिल हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, ये पॉइंट से कट जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए 21 दूनी 42, 15 दूनी 30 हो गए। अब कुछ तो नहीं कटने वाला जी, ज़रूर कटने वाले हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, 21 बटे 15, 3 सते 21, 3 पचे 15। तो आपका जो अनुपात आया है, तो गाइज यदि 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 1.4 आ जाएगा, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। अर्थात दोनों कुंडलियों के लिए धारा सुग्राहिता का अनुपात 1.4 आएगा। अब हम बात करते हैं दोनों कुंडलियों के लिए धारा सुग्राहिता नहीं बल्कि वोल्टेज। तो दोनों चल कुंडली के लिए वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए अनुपात अब देखते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, जहाँ IS2 है वहाँ VS2 हो जाएगा, फिर VS1 हो जाएगा। चलिए VS2 का फार्मूला इससे हम लोग निकालते हैं। जहाँ N है वहाँ N2 B2 और A2 हो जाएगा, बटे KR2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, KR2 हो जाएगा। पूरे के बटे कितना हो जाएगा, VS1। तो भाई जहाँ N1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, बटे KR1 हो जाएगा। K से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये R1 का गुना ऊपर हो जाएगा और R2 का गुना इसमें हो जाएगा। तो आपका व्यंजक क्या मिलेगा, N2 B2 A2 ना, गुणे कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, N1 गुणे B1 गुणे A1 गुणे R2। यदि आप देख पा रहे होंगे गाइज, तो इतनी चीज़ों को आपने हल किया था। इतनी चीज़ों को आपने हल करके कितना लाया है, 7/5 आया है। ये देखिए इतनी चीज़ों को हल करके 7/5 आया है। तो क्या हम यहाँ आसान करने के लिए 7/5 रख लें, गुणे R1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 है, और R2 की वैल्यू कितनी है, 14 है। चलिए कटाते हैं। 7 1 7, 7 दूनी 14, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गए। तो जो वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात आया वो कितना आया, 1
आया है। तो 1:1 कितना आया है, 1 आया है, 1:1 और उसका कितना आया है 1.4:1। तो एक बार आंसर आप इसका ज़रूर मिला सकते हैं। तो गाइज आपका जो वोल्टेज सुग्राहिता का अनुपात है वो 1 ही आया है। आप समझिएगा, इसको आपने हल किया था तो इसलिए मैंने हल नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दिए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं आपके एनसीईआरटी के। अगला प्रश्न आपका क्या है, 11 नंबर आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो आप जरूर देखिएगा। एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक प्रकोष्ठ में 6.5 जी मतलब भैया गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना के रखा गया है। कोई एक प्रकोष्ठ है, मतलब एक प्रकार का बॉक्स है, उसमें इतना चुंबकीय क्षेत्र रखा गया, कितना भाई 6.5 गॉस। तो बी की वैल्यू कितनी है 6.5 गॉस। इसे चेंज कर दोगे तो 6.5 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ये जो जी है ना, इसको हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं 10⁻⁻4 टेस्ला का ना। इसको हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं 10⁻⁻4 टेस्ला का उपयोग करते हैं। आगे क्या करें, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत भेजा जाता है। भाई कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका जो वेग है वो 4.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत प्रवेश करता है। फिर उसके बाद करा व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। सबसे पहला प्रश्न, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। चले, तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम माइनस चिन्ह के साथ होता है। इतनी चीज़ें काम देने आपको इस न्यूमेरिकल में काम देंगी, इसलिए लिखी गई हैं। अब प्रश्न को पहले समझो, ये कोई प्रकोष्ठ हो गया, ये कोई क्या हो गया प्रकोष्ठ हो गया। इसके अंदर भाई जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वो कितना बना के रखा गया 6.5 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इतनी वेग से, भाई इतनी वेग से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके लंबवत इसमें क्या किया जाता है भेजा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश है, आपने थ्योरी में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है कि जब कोई आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। इसका कारण होता है, क्यों घूमता है, क्योंकि आवेशित कण पर एक अभिकेंद्र बल लगने लगता है जिसके कारण वह वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है। बात आप समझे। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन वहां वृत्ताकार पथ पर क्यों घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, और यह अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण लगने वाले जो बल है उसके बराबर होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे आपसे क्या पूछ रहा है। आगे आपसे पूछा है इस प्रश्न में कि वृत्ताकार कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान, आला एकदम आप कर लीजिए कि जबरदस्त सवाल है। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है इस आधार पे। तो चलिए हम बात करते हैं भाई, जानते हैं कि एकदम डिटेल से एकदम आसान तरीके से फार्मूला कहाँ से आ रहा कहाँ नहीं आ रहा सारी लेकर आएंगे इसमें हम लोग। इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा QVB साइन थीटा होता है। फिलहाल यहाँ थीटा 90 हो जाएगा तो साइन थीटा की कोई चर्चा ही नहीं करते हम लोग, QVB हो जाएगा। जहाँ Q क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ F बराबर हो जाएगा EVB। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण बल लग रहा है। आपको पता है
ये जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण बल लग रहा है, इसी कारण वहां एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है, और यह जो अभिकेंद्र बल होता है वो इस बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन पर एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा, अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा। ठीक, ये बात हुई, उत्पन्न होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बल अभिकेंद्र बल होता है यार, ये सबसे बड़ा चूतिया इंसान का, इनके हटो यहाँ सुनाए, रोज झमेला लगाए बैठा है। यार कबाड़ी वैसे तो फूक देता बढ़ जाता है। F बराबर क्या होता है, mv² बटे कितना होता है, r होता है। समीकरण नंबर 2। ये दोनों इसके बराबर होते, ये दोनों आपस में क्या होते, बराबर होते। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, mv² बटे r बराबर evb। v से एक v कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम तिर्यक गुणा करें तो क्या हो जाएगा, mv बराबर EBR। उसके बाद m को इधर कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, पथ की त्रिज्या चाहिए, तो पथ की त्रिज्या निकालने के लिए EB को इधर कर दें, तो mv बटे क्या आ जाएगा, EB बराबर R। तो जो त्रिज्या वाला फार्मूला चाहिए था कहाँ से आ रहा है, हमने निकाल दिया। हमने डायरेक्ट नहीं रखा गाइस, जिससे कि आपको भी पता चले ना कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है। ये नहीं कि हमने कहीं से उसको उठाया और उठा के रख दिया, आपको पता ही नहीं चला कहाँ से आ रहा, पता चला ना। अभी इस फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं। चलिए, R बराबर कितना है भाई, mv/EB है, कितना है, EB। चलिए मान रखते हैं। m का मान कितना है, m का मान है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, कितना है देखिएगा साफ साफ, 9.1 गुणित 10⁻⁻31। फिर v की वैल्यू कितनी है भाई, 4.8 है। उसके बाद E का मान कितना है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 है। फिर गुणित कितना होता है v का मान कितना है, 6.5 गुणित 10⁻⁻4 टेस्ला। कुछ तो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि 19, 4, 23, ये 23 पावर इनका कम कर देंगे, ये मिलके कट जाएंगे, तो वहाँ 8 बचा। अभी 31 में से 23 खत्म हो गए तो 8 बचा। तो आपके पास कितना बचा, 9.1 गुणे कितना है, 4.8 बटे 1.6, और यहाँ कितना बचा 10⁻⁻8, और ये गुणित 6.5। ये देखिए 16 के 16, 16 तियाँ 48, पॉइंट से कट गए। 13 7 91, 13 5 65 ना। अब आपके सामने कितना बचा, 7 त्रिक 21 बटे 5, और वहाँ 10⁻⁻8, 5 चौके 20, 4.2 गुणे 10⁻⁻8 मीटर। ये आ जाएगी भाई त्रिज्या, जो इतनी हार्ड सवाल लग रही थी कितनी आसान तरीके से आ गई, आप खुद देख सकते हो। एक बार इसका आप आंसर जरूर मिलाइएगा जी। बिल्कुल आपका जो आंसर आया है गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपने देखा होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये हुआ है कि भाई साहब यहाँ 10⁻6 है, आप यदि यहाँ 10⁻6 रखोगे तो ये 10⁻6 यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। और आपने जो डेटा रखा वो आपका डेटा ये है। यदि आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना चाहते हो तो इसको मूव करके यहाँ पर 10⁻6 रखेंगे, 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, हम लोगों की गलती है। तो उसको ध्यान देते हुए अगर आप यहाँ रखोगे तो ये 10⁻6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6, 8 में से 6 घटा देंगे तो 10⁻6 कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा।
और यहाँ 10 घाते कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच कर जाएगा। तो गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको सवाल ये समझ में आ रही है, क्या और इससे आसान तरीक़ा से बताया जा सकता है, तो आपको और आसान तरीके से बताया जाएगा। मैंने कहीं भी कुछ भी कोई भी शार्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई कैलकुलेशन शार्ट कर रहे हैं कि आप हल कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। खुद हल कीजिएगा, ये हल कर लेना आंसर आ जाएगा, इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। अब बात करेंगे 12 नंबर का, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करा है आपको वहाँ पर स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा गाइस 12 नंबर। हमने इसलिए इसको नहीं मूव किया है क्योंकि वो 11 का करा ना आगे, देखिए इसलिए नहीं मूव किए हैं। प्रश्न 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण की आवृत्ति प्राप्त कीजिए, और क्या यह जो उत्तर है वो इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। भाई ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, प्रश्न नंबर 11 वाले प्रश्न में जो डेटा दिया गया वो डेटा आप लेकर इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आवृत्ति ज्ञात करना, और लास्ट में बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है या नहीं करता, वो आपको बताना है। तो भाई ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति का व्यंजक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवृत्ति या इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति ना, तो इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं गाइस? न्यू से। तो न्यू लगभग ऐसे जैसा होता है वी के ही जैसा होता है। न्यू बराबर होता है 2πm, सॉरी उल्टा हो रहा था, क्यूबी बटे कितना होता है 2πm होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, तो जहाँ Q है वहाँ E हो जाएगा ना, तो Q के स्थान पे EB बटे 2πm E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 गुणे 10 घाते -19 है। B की वैल्यू कितनी है भाई? 6.5 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला है। फिर 2 है। पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 घाते -31 है। ठीक, इस बार ध्यान से देखना आप लोग, 19 4 23 ये कट जाएंगे तो यहाँ नीचे 8 बचने वाला है। तो ऊपर क्या है? 1.6 गुणे 6.5 है, और पावर में कुछ नहीं बचा है। यहाँ बचा है 2 गुणे 3.14 है, गुणे 9.1 है, और यहाँ 10 घाते कितना बचा है भाई? -8 बचा है। कितना बचा है? 10 घाते -8, क्योंकि 19 4 23 ही तो कटे हैं ना, 8 तो नीचे बचा है। अब इनको हल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है गाइस, देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट से कट जाएगा। बिल्कुल कट सकता है, आसानी से कट सकता है, या तो आप ऐसे काट दीजिए। देखिएगा इनको ऐसे काटिए, यहाँ से छोड़िए। 13 × 5 = 65 और 13 × 7 = 91, तो वहाँ 5/7 बच रहा है ना। उसके बाद देखिए कुछ और कट रहा है, ये काटिए तो 0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8। तो कितना आ रहा है भाई? 0.8 गुणे 5 है, और यहाँ कितना है? 3.14 गुणे 7 है, और ये 10 घाते -8 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 घाते कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये वाले पॉइंट काटिए तो यहाँ 10 लग जाएंगे, और ये वाले पॉइंट काटिए तो ऊपर 10 घाते 2 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ बटे 100 होगा तो ऊपर ले जाओगे, हो जाएगा। तो भाई 1 10 यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर। तो कितना बच रहा है? 8 गुणित 5 बचा है, नीचे 314 गुणे 7 है, और 8 और यहाँ 1 बचा है, 8 1 कितने हो गए? 9, तो 10 घाते 9 हो गए। अब इनको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं भाई। अब देखिए 8 × 5 = 40, और 4 × 7 = 28, और फिर यहाँ 7 × 1 = 7, 2 9, 7 × 3 = 21 गुणे 10 घाते 9, ये आ रहे हैं। ठीक, ये किसका? न्यू का मान। किसका मान? न्यू का मान। तो चलिए न्यू का मान लास्ट में हल करते हैं। 40 भागे 2198, भाई इसको भाग कीजिए, तो भाग देने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आ जाएगा? 18.18 हर्ट्ज आएगा, 10 घाते 6 हर्ट्ज। देखिए पहले इसको डिवाइड कीजिए भाई, भाग देते हैं गाइस, देखते हैं क्या आता है। इतना तो भाग हम लोग कर ही सकते हैं, फिलहाल आप लोग हाथ से कीजिएगा, मोबाइल की आदतें ना पड़ाओ। 40 भागे कितना है जानते हैं? 2198, 2198।
तो भाई भाग दोगे ना तो 0.01 0.0181 आएगा, गुणित 10⁻9 आएगा। ठीक, ये जो पॉइंट है 1 2 3 इधर लेके चले जाओ, 3 अंक उधर लेके जाओगे तो 18.1 आ जाएगा, और यहाँ से 3 ठो कम हो जाएगा, 9 - 3, क्योंकि 3 अंक उधर गए ना, तो 18.1 गुणित 10⁻6 HZ मतलब होता है हर्ट्ज ना। तो ये न्यू की वैल्यू आई। गाइस थोड़ा सा इस सवाल को मुझे आपको अगर फिर से बता दिया जाए तो ज़रूर कुछ जो डाउट रह गया होगा क्लियर हो जाएगा। क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति का व्यंजक ये होता है न्यू इक्वल टू होता है QB/2πm। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो क्यू को हम लोग ई कर दिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिए। सारा जो डेटा है वो डेटा उठा के रखे, तो 19 4 23, तो 23 तो यहाँ से कट जाएंगे, यहाँ 8 बच रहा है, तो देखिए ये पावर -8 है। फिर उसके बाद ये कुछ कैंसिल किए गए, जैसे 13 × 25 65, 13 × 7 91, ये 0.8 से कटा, 2 × 8 16। अब उनको हल किया गया, यहाँ से घात हटाए गए, पॉइंट हटाए गए, सारी चीज़ें करने के बाद ये चीज़ मिला, और इनको हल किए तो हम लोगों ने 18.1 गुणे 10⁻6 हर्ट्ज प्राप्त किया। तो इस प्रकार आपका जो 12 नंबर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। गाइस कैसा लगता है सवाल, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आप ये कर दीजिए या ये बता दीजिए, आपके चैनल पर ये चलना चाहिए। जो जो आप लोग की इच्छाएं होंगी वो हर एक इच्छाएं पूरा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो गाइस जब भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल के बाद आपका लास्ट एनसीईआरटी का सवाल चलने वाला है। एनसीईआरटी का लास्ट सवाल चलने वाला है। तो गाइस लास्ट सवाल हम लोग हल करके आज के लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर में बस इतना ही बातें करने वाले हैं। चलिए 13 का फर्स्ट नंबर क्या करा, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। भाई फेरों की संख्या 30 है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। मीटर को 8 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 10⁻2 का गुणा कर दिया जाता है। अगर इसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई इक्वल टू कितना है भाई, 6 एम्पियर है। और उसके बाद करा जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, 1 टेस्ला है। कितना है, 1 टेस्ला। बहुत बढ़िया। आगे करा है कि यह जो आपका कुंडली है वह चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। कुंडली के साथ यह 60 अंश का कोण बनाती है। कुंडली के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। आगे कह रहा है कि कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाना चाहिए उसका परिमाण कितना होगा, अर्थात आपसे टाउ पूछ रहा है। टाउ आपसे पूछ रहा है पहले सवाल के लिए। उसके बाद सेकंड की चर्चा भी हम लोग बाद में करते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले समझो यार क्या कह रहा, जानते हो, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसका मान 1 टेस्ला है। कितना है भाई, 1 टेस्ला है। कितना है, 1 टेस्ला है। चलिए ये B की वैल्यू हो गई। अब इसमें कोई वृत्ताकार कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी है, लटका दी गई है, ऐसे करके लटका दी गई है ना। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही। कितने अंश का, थीटा के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का, सॉरी ध्यान से समझिएगा, 30 अंश का कोण नहीं बल्कि कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का। कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। आपसे पूछ रहा है कि इस कुंडली को, जो कुंडली जो घूम रही है, इस कुंडली को घूमने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जितना बल आघूर्ण इससे घूम रही होगी उतना अगर बल आघूर्ण हम लगा दे इस पे तो ये कुंडली क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, अर्थात बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए टाउ इक्वल टू क्या होता है, NIAB साइन थीटा ना। तो चलिए N की वैल्यू कितनी है, 30 है। I की वैल्यू कितनी है, 6 है। ए होता है क्षेत्रफल, ए होता है क्षेत्रफल, और ये गोले का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रखिए पाई आर स्क्वायर इंटू बी कितना है, 1, और साइन थीटा यानी साइन 60 अंश। चलिए रखते हैं भाई थोड़ा एक स्टेप और, 30 गुणे 6 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। आर की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए इसको आप थोड़ा सा हल कर दीजिए पहले। तो हल करेंगे ना तो 0.08 है। कितना आएगा, 0.08। तो 0.08
का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। गुणे 1 का मतलब कुछ नहीं, साइन 60 अंश का मान है भाई √3/2 है। देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो बटे 100 लग जाएगा, ठीक। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 छक्के 18 गुणित 314 बटे कितना है 10 है। इनका गुणा करते हैं भाई, 0.08 का 2 बार गुणा करते हैं। चलिए यहीं से तो भाई युद्ध तैयार स्टार्ट करने युद्ध लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाया करो। 0.08 गुणे 0.08 भाई कितना आता है 0.0064 गुणित √3 का मान होता है लगभग मान लिया जाए तो 1.732 होता है, 1.732 और ये √2 का मान होता है 1.414 होता है। चलिए अब इनको हल करते हैं। तो इनको हल करना है भाई, तो हम लोग हल कर देते हैं। अब तो मोबाइल आपके हाथ में तो नहीं है, हमारे हाथ में है, फिलहाल आप लोगों के पास होगा तो उसको हल कीजिएगा। चलिए हल करते हैं। पहले तो क्या करते हैं भाई 18 गुणे 314 गुणे फिर क्या करते हैं 0.0064 फिर गुणे क्या कर देते हैं 1.732। तो मतलब ऊपर का सारा गुणा करने के बाद मिलेगा 62.65128996 बटे, अब इनका गुणा यहाँ कर देंगे तो 0.1 अंक घसक जाएगा आगे, तो 14.414। इनसे भाग दे देते हैं, क्या 62.651 भागे 14.414। तो लगभग भाग देने पे 4.346 के लगभग आ रहा है टाउ की वैल्यू। तो एक बार आप आंसर ज़रूर मिला सकते हैं। आपका आंसर आया गाइस कुछ इतने करीबन आया है, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.346। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आपका न्यूटन मीटर होगा, 4.346 न्यूटन मीटर। इस प्रकार आपका इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी बात करते हैं आपका सेकंड पार्ट का। इधर ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, यदि बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसकी क्षेत्रफल के अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। यानी क्या पूछ रहा है जान रहे हो, जो ये कुंडली है, जो वृत्ताकार कुंडली है, ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली के बजाय इतने ही आकार का एक समतल कुंडली इस पे रख दें तो क्या जो आपने बलाघूर्ण ज्ञात किया हो आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बलाघूर्ण होता है वो कुंडली के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे कुंडली बलाघूर्ण पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बलाघूर्ण पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात या क्योंकि बलाघूर्ण कुंडली के आकृति पर निर्भर नहीं करता या कुंडली के आकार पर निर्भर नहीं करता है, गाइज। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये चैप्टर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ आज इसी लेक्चर में समाप्त होता है। और गाइज आज की वीडियो कैसी लगी, आज का लेक्चर आपको कैसा समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा। आपने धीरे धीरे करके फर्स्ट भाग का 4 चैप्टर कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। यदि कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या है वो आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।